नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर DN चौधरी जी के साथ बैठे हैं और ये एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं। सामाजिक चिंतक के रूप में ये काफ़ी विख्यात हैं। आज की जो नई शिक्षा नीति है, इन्हीं मुद्दों पर इनसे हम कुछ विचार लेंगे, चर्चा करेंगे। आइए। नमस्कार। नमस्कार सर, आज की जो नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लाई है, इस पर आप एक शिक्षक के नाते आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो इस पर आपके क्या विचार, ये कितना देश के लिए सही है? धन्यवाद। नई शिक्षा नीति जो लाई गई 2020 में, इस नीति से देश के वंचित वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, दलित पिछड़ा वर्ग का हौसला पस्त हुआ है। कारण कि जो डिग्री स्नातक की 3 वर्षीय थी, अब इसे 4 वर्षीय कर दिया गया। 3 वर्ष की डिग्री को लेने के लिए तमाम विद्यार्थियों को, किसी भी वर्ग के विद्यार्थी को 3000 से 2500 तक के बीच में ये डिग्री मिल जाती थी। आज 4 वर्षीय डिग्री जो किया गया है CBCS के माध्यम से, इसको 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया और प्रत्येक सेमेस्टर में नामांकन का जो चार्ज है वह 3200 से लेकर के 3500 तक हो गया है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स में, साइंस में जाते जाते 3500 हो जा रहा है। 8 सेमेस्टर का 3500 के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं। साथ ही 8 सेमेस्टर में विद्यार्थियों को फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन फॉर्म, और उस एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के भी चार्ज 700 से प्लस है। ये दोनों मिलाकर के लमसम 35,000 रुपया जा रहा है एक BA की डिग्री लेने में। आप सोच सकते हैं कि ये नई शिक्षा नीति देश के गरीब गुरबों, वंचित वर्ग के लोगों के लिए, SC ST के जो कमज़ोर वर्ग हैं, कि जो विद्यार्थी हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। एक तरफ उनकी आर्थिक मार पड़ रही है, तो दूसरी तरफ समय का भी उसमें ज़्यादा खपत हो रही है। गरीब वर्ग के बच्चे, वर्ग के बच्चों के गार्जियन वो चाहते हैं कि वह जल्दी से वह डिग्री ले, पढ़े और कोई नौकरी मिले और वो कुछ करे। 3 वर्ष की पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाई में गार्जियन भी थकते हैं, विद्यार्थी भी थकते हैं। अब ये नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष कर दिया गया और इस 4 वर्ष में जो क्रेडिट अपनाया गया है, उस क्रेडिट के माध्यम से बच्चों को जो डिग्री दी जाएगी, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो क्रेडिट नहीं ला पाते हैं, तो उनको 4 साल तक जो है ना झेलना है इसमें। और इसी बीच में बहुत सारे अभिभावक बच्चों के पढ़ाई से वह विमुख हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, पैसा देते देते उनकी पढ़ाई बीच में ही अवरुद्ध हो जा रही है। और आने वाला समय यह जो आपको बतलाएगा कि जिस रफ्तार से गरीब अभिभावक बच्चों को पढ़ा रहे थे, यह रफ्तार 10 से 15 वर्षों में बहुत धीमी पड़ जाएगी और शिक्षा का जो स्तर है निचले तबकों में और घट जाएगी। इसलिए नई शिक्षा नीति में खासकर भारत सरकार की जो शिक्षा के प्रति जो रवैया है वह गरीब विरोधी है। गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वह गरीब किसी भी क्षेत्र से हों, वह उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और ये अमीरों के पक्ष में ये जो नीति बनी, ऐसा लगता है भारत सरकार की जो सोच है सबका साथ और सबका विकास के साथ, इस पर खरा नहीं उतर रहा है। सर, एक इसमें कहा जा रहा है कि ये टेक्निकल हम पढ़ाई दे रहे हैं, कि लड़के जैसे आज
जो पिछले जो वर्ष का जो BSc BA जो भी लड़के किए, ग्रेजुएशन किए, वो पढ़ कर के कोई काम के लायक नहीं होते थे। अब ये बोल रहे हैं कि हम टेक्निकल शिक्षा देंगे ताकि वो पढ़ कर के कोई ना कोई जॉब कर ले, कोई काम कर ले। क्या ये ऐसा भी कुछ है? हाँ, इसमें एक बात जुड़ी हुई है इनके पाठ्यक्रम में कि ये स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्किल डेवलपमेंट का रूटीन में ऐसा पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि विद्यार्थी का डेवलपमेंट होगा स्किल का। और अगर कोई टॉपिक रखा भी गया है तो 4 वर्ष जाते जाते वो थक जा रहे हैं और थक जाएंगे। उनका नामांकन जो 3,000 से, आप कल्पना कर सकते हैं कि 3,000 का जो शुल्क था वह 40,000 तक पहुंचने जा रहा है। कौन ऐसा अभिभावक है कि सिर्फ एक बच्चा को BA की डिग्री दिलाने में 40,000 रुपया खर्च करे? कॉपी किताब कलम भी तो जुड़ा हुआ है उससे। तो 40,000 रुपया जाते जाते, ये हमें नहीं लग रहा है कि ये गरीबों की कल्याणार्थ ये शिक्षा नीति है। तो इसलिए ये उनके हक में ये शिक्षा नीति नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो किसी किसी के 3-4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे में जब 40,000 आप बता रहे हैं, तो अगर 2 बच्चा है तो 80,000, अगर बेटी है तो बेटी को भी 40,000 देना पड़ेगा। और उस तरह की इनकम है नहीं। इनकम यथावत है। अभी गरीब जो मजदूर हैं वो 400 रुपया पर मजदूरी करते हैं, कहीं कहीं 500 मिलता है। क्षमता में लोग पीस रहे हैं। और जहां आप दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ अफसरों को 3 लाख और 2.5 लाख वेतन देते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? और करोड़ों की संख्या में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं, वह 13,000 14,000 में काम कर रहे हैं। उनकी दशा कब सुधरेगी और उनके बच्चे कब स्कूल में जाएंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे? ये कल्पना आप तमाम लोग, भारत के लोग कर सकते हैं कि उनके बच्चे, चाहे वो हम जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के बारे में कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस में काम करने वाला 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का एम्प्लाई अगर जनरल कास्ट से ही आते हैं, सामान्य वर्ग के हैं, और उनको भी अगर वेतन 14,000 मिलता है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए? 4th ग्रेड का 9,000 रुपये, 9,500 मिलता है, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या खिलाएंगे, क्या जो है ना पहनाएंगे? तो ये स्थिति बनी हुई है देश में। आर्थिक जो विषमता है वो भी प्रभावित कर रहा है, और एक तरफ सरकार की जो नीति है वो काफ़ी ज़बरदस्त मार कर रही है, और जिसका दंश जो है ना 65% देश के लोग, गरीब गुरबा, मिडिल क्लास, अपने निम्न वर्ग के लोग झेल रहे हैं। इसे एक विकसित भारत की सपना दिखाना और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो छवि को दिखाने की जो प्रयास हो रही है, ये सरासर झूठ है और बेईमानी है। सर, अगर आप शिक्षा नीति की इतनी आप खामियां निकाल रहे हैं, तो सर ये जितने इस पार्टी को, जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, OBC ST SC के जो नेता हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं? देखिए, भाजपा जो कर रही है, भाजपा की जो नीति आ रही है, ये पूरे देश के लोग जान रहे हैं, भाजपा के वोटर भी जान रहे हैं। आज 11 वर्षों से भाजपा के वोटर, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता के भी बच्चे रोजगार के लिए जो है ठोकरें खा रहे हैं। तो भाजपा के बच्चे भी, भाजपा के सपोर्टर के भी बच्चे हैं, जो जब नौकरी की वैकेंसी नहीं है तो किसी को नहीं मिलेगा, तो उनके बच्चे भी बेरोजगार के लाइन में लगातार खड़ा होते जा रहे हैं। और कि लंबी कतार उनकी भी है जो भाजपा के साथ हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, भाजपा की सरकार बना रहे हैं। तो वो भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी रेलवे में, बैंकिंग में, एयरपोर्ट में, कंपनी में, भारत की जो कंपनियां हैं, भेल है, सेल है, गेल है, इन तमाम कंपनियों में जो नौकरी मिलती थी 3rd ग्रेड के इंजीनियर की, वो सब बंद है। तो क्या भाजपा वाले परेशान नहीं है क्या? ये सच्चाई से अगर उनसे इंटरव्यू लिया जाए, पत्रकार महोदय, अगर उनसे भी उनसे आप इंटरव्यू लेंगे
तो लगता है कि वो भी दर्द, अपना जो दर्द है इसी तरह बयां करेंगे कि खासकर सर हम ओबीसी और एससी एसटी के नेताओं को मतलब इस पर हम ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि ये लोग क्यों आखिर एकदम अंधभक्त होकर के सपोर्ट करते जा रहे हैं। देखिए, देश की जो दुर्गति अभी दिखाई दे रही है, जहाँ पर विद्यार्थी हमारे पढ़ के डिग्री ले कर के और वो फील्ड में रात दिन कसरत करके दौड़ लगा करके पुलिस आर्मी में मिलिट्री में जाने के लिए दौड़ लगा करके जो नौकरी करते थे, उनका भी जो है ना टोटा हो गया इस मामले में कि उनको अग्निवीर थमा दिया गया। और अग्निवीर दे करके जो लाई गई योजना है, इससे तमाम वर्ग के लोग हैं उसमें जो झेल रहे हैं, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के, ईबीसी के बच्चे ज़्यादा झेल रहे हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा गरीबी है। और रही बात नेताओं की, तो अभी वर्तमान समय में अगर देश की जो स्थिति और दुर्गति, हम तो इसको दुर्गति कहते हैं, कि जो बनी हुई है, उसमें मुख्य रूप से हम भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एससी एसटी के पार्लियामेंट के मेंबर, मंत्री, विधानसभाओं में एससी एसटी ओबीसी के मंत्री, ये पूर्णतः मुख्य रूप से ये जिम्मेवार हैं जो देश की स्थिति ये बनी हुई है, जहाँ रोजगार नहीं है। एक शिक्षक की नौकरी अगर बिहार में मिल रही है तो कितने लोगों की इस 13 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ युवा हैं, ये 4 लाख की नौकरी, 5 लाख की नौकरी दे करके ये 7 करोड़ की युवाओं की ये कैसे जो है ना ये स्पष्ट कर पाएंगे कि हम इनको जो है ना देख कर रहे हैं और सबके साथ सबका विकास है। ये तो सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार में शिक्षक की नौकरी दी जा रही है। 7 करोड़ जहाँ युवा वर्ग है जो हाथ में कलम और कॉपी लेके खड़ा है, और आप उसमें 5 लाख की बात करते हैं कि हमने नौकरी दी और देंगे, ये बरगलाने और फुसलाने की बात करते हैं। ये भी सरकार की नाकामी है। और इसी जो व्यवस्था दिखाई दे रही है अभी वर्तमान में केंद्र से लेकर के राज्यों तक में, इसमें एससी एसटी ओबीसी के नेता मंत्री मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं इस भारत की दुर्गति में। सर ये एक तरफ आप बता रहे हैं नई शिक्षा नीति की इतनी बुराइयों को आपने गिनाया, तो एक दूसरी तरफ ये भी है सर कि अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है तो प्राइवेट सेक्टर में वहाँ तो आरक्षण नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ तो और दुर्गति की स्थिति नज़र आ रही है। क्योंकि वहाँ जितने बड़े बड़े पदों पर हैं प्राइवेट कंपनियों में, कॉर्पोरेट कंपनियों में, तो वो लोग बड़े बड़े जातियों के लोग हैं, तो इसमें तो ओबीसी एसटी तो पूरी तरह मारे जाएंगे। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, निश्चित तौर पर वो जो पहले से जो नियम बना रखी है सरकार कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, कंपनी वाले नहीं देते हैं, इसीलिए तो सरकार ये कर रही है कि हम डायरेक्ट में आरक्षण को ख़त्म नहीं करके कुछ लोग मतलब शिक्षा में छांट दे और कुछ को वहाँ छांट दे, फिर वही दुर्गति ला दे। ये तय है, सरकार जान रही है, नीति नियंता है सरकार कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ सारे कंपनियों को, सारे संस्थानों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। ये स्वतः रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण नहीं रहेगा। और जिस आरक्षण के नाम पर कुछ लोग जाते थे, उनकी भी रास्ता बंद करने का ये प्लानिंग है। और रही बात कि नई शिक्षा नीति या शिक्षा में जो भी है, छात्रों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, देश की राजनीति जनहित में होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि ये जनहित में जा रही है। आप सबसे मूलभूत आवश्यकता है इस देश की जनता की, वो शिक्षा है। फंडामेंटल राइट्स में गिना जाता है कि शिक्षा उनको मिलना चाहिए। बहुत सारे देशों में तो शिक्षा एकदम पूरी तरह फ्री है, जो भी विकसित कंट्री हैं वहाँ शिक्षा फ्री है। यहाँ शिक्षा फ्री की बात होती है, और दूसरी तरफ भारत में देखा जा रहा है कि शिक्षा पर और बोझ लादा जा रहा है। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अन्य देशों से आप जो है ना आगे चले जाएंगे, किस क्षेत्र में आगे जाएंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आगे जाएंगे, पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, अब मैं पीएचडी पर मैं एक बात और बता दूं, ये 14 से पहले
2014 से पहले जो व्यवस्था थी कि गरीब गुरबे वंचित वर्ग के बच्चे भी पीएचडी करते थे यूनिवर्सिटी लेवल के इंट्रेंस टेस्ट पास करके। उसके पहले था 2006 से पहले कि एमए पास करके किसी प्रोफेसर के साथ जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लिए, उनका सिग्नेचर लेकर के पीएचडी कर लिए, उनके पास एक डिग्री हो गई। तो ये आसान था, कोई कोई गरीब बच्चे भी एमए कर लेते थे। लेकिन जब एमए करने की, हायर एजुकेशन में जाने की जो सोच जब से बनने लगा, तब से ये इसमें रोकने का एक अलग से प्रयास किया जाने लगा। हम तो इसको षड्यंत्र कहते हैं कि जब पीएचडी करना था तो एक समय 2006 से पहले डायरेक्ट था कि एमए कीजिए और एक कोई प्रोफेसर साहब के साथ जा कर के आप बैठ कर के उनसे सहमति लेकर के सिग्नेचर करा के रजिस्ट्रेशन करा लिए, 3 वर्ष में पीएचडी कर लिए। उसके बाद 2006 से शुरू हुआ कि यहाँ पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट पास जो करेंगे वही करेंगे। तो जो बच्चे कुछ पढ़ रहे थे गरीब गुरबों के भी, तो यूनिवर्सिटी लेवल के परीक्षा पास कर जाते थे और पीएचडी कर रहे थे और कहीं न कहीं इक्के दुक्के नौकरी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्राप्त कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अभी 2024 में नेट की अनिवार्यता कर दी गई और ये नोटिफिकेशन आ गया कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई करेंगे वही पीएचडी करेंगे। पूरे जो गरीब राज्य हैं, जिनको बीमारू राज्य कहते हैं, वहाँ की शिक्षा की जो स्थिति है, पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है, बद से बदतर है। क्लासेज नहीं चलते हैं। वहाँ के बच्चे, जैसे बिहार के तमाम जो 13 यूनिवर्सिटी है, जो क्लासेज नहीं चलते हैं, यहाँ नेट कैसे क्वालिफाई कर लेंगे जो पीजी पढ़वे नहीं करेंगे। तो नेट क्वालिफाई करने वाले तो दिल्ली से आएंगे, इलाहाबाद से आएंगे, लखनऊ से आएंगे, हैदराबाद से आएंगे। तो हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद में किनके बच्चे पढ़ते हैं? जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं 1%। बाकी यहाँ जो पढ़ रहे हैं, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रखा है तो आप कर रहे हैं कि नहीं, जो नेट क्वालिफाई करेगा वही पीएचडी करेगा। तो अब कौन बच्चा है यहाँ, किनके पास संसाधन है कि वो सारे लोग दिल्ली भेजें, वहाँ क्लास चले, वहाँ पढ़ाई हो, नेट की कोचिंग करें। बिहार में तो नेट की कोचिंग की भी नहीं होती है। तो ये बच्चे, गरीब घर के और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, ये हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। और ये जो नई फरमान जारी हुई है यूजीसी से, यह निश्चित तौर पर इन बच्चों को, इनके गरीब गुरबों के बच्चों को रोकने का एक ये प्रयास है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर ये रोक लगाने का एक प्रयास है कि हम नेट के आधार पर लेंगे। तो अब जो रास्ता बना था, धीरे धीरे पहुंच रहे थे, नई फरमान से वो भी बंद हो गया। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनको निष्कासित कर दिया गया यूनिवर्सिटी से, वो देश भर में घूम घूम के बोलते फिर रहे हैं, मतलब कहते चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में 90% अपर कास्ट के लोग हावी हैं। आप भी एक विश्वविद्यालय में हैं, तो आपको क्या उसका अनुभव होता है? देखिए, पूरे भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो शिक्षकों की स्थिति है, ये तो अछूता रहा, बरसों तक अछूता रहा। और लक्ष्मण यादव जो कह रहे हैं, तो सरकार की नीतियों की ये जो पोल खोल रहे हैं, सरकार की जो डपोर संखी जो नीति है उसका वो पोल खोल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, यूजीसी क्या कर रही है। लक्ष्मण यादव दिल्ली में पढ़े, 14 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है और उनको अयोग्य घोषित करके, जो 14 साल से यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक का काम कर रहा हो और परमानेंट के नाम पर इंटरव्यू ले करके और उनको छांट देना, बाहर कर देना यूनिवर्सिटी से, ये भी उनके साथ अन्याय हुआ है। और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे लोगों को किनारे कर रही है कि हमारी ये संस्था में रहेंगे तो हमारी नाकामियों को उजागर करते रहेंगे, इसलिए इनको बाहर करो।
तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव देश की तमाम नीतियों पर, शिक्षा की नीति हो, राजनीति की स्थिति हो, आर्थिक की स्थिति हो, सब पर उनका नज़र रहता है, अध्ययन करते हैं, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं इस मामले में कि सरकार जो कर रही है, जो नीति ला रही है, उसका वो अध्ययन करके तुरंत जो है ना उसको एक्सपोज करते हैं और जनता में लाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं लेकर के। सरकार को उनकी इन बातों को पसंद नहीं की, उनको पसंद नहीं आई और लक्ष्मण यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और ये सही बात है कि दिल्ली सहित तमाम देश में, तमाम विश्वविद्यालयों में ओबीसी से लेकर के एससी एसटी के लोगों की स्थिति अभी 1% से भी नीचे है। इसमें आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देश का विकास शिक्षा से ही होता है, और जहाँ रिसर्च ही बढ़िया से नहीं हो रहा, सारे लोगों को रिसर्च में भागीदारी ही नहीं मिल पा रही हो, तो कुछ खास लोग एक जगह पर जमे हुए हैं और वो भी अपने हिसाब से देश को चला रहे हैं, तमाम लोगों का सहयोग नहीं ले रहे हैं। उनकी जो मनोवैज्ञानिक सोच है, उनकी वैज्ञानिक सोचें, उनको बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा? 47 की बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि 47 में एक विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत के तमाम वर्ग के लोग जो है समृद्ध हो जाएंगे, एडुकेट हो जाएंगे। ये नहीं लग रहा है कि भारत 2047 में जाते जाते एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो कल्पना है और जो नारा दिया जा रहा है, ये सरासर झूठ है और इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ आपने जानकारियाँ दी। दोस्तों, आपने भी प्रोफेसर डॉक्टर DN चौधरी जी का विचार सुने नई शिक्षा नीति पर। आपको कैसा लगा, आप अपना ज़रूर कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।